हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा इन्फ्लेशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ये प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं अलग अलग चैप्टर्स के। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इन्फ्लेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सिद्धांत के संदर्भ में बढ़ती मुद्रास्फीति के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर लाभ होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यह पूछा जा रहा है जब इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी महंगाई बढ़ती है तो इन चारों ऑप्शन में से किसे लाभ होता है। या डेटर्स को, जिसको हम लोग देनदार बोलते हैं यानी कि ऋण लेने वाला, लोन लेने वाले को हम लोग डेटर्स या फिर बोरोवर्स भी बोलते हैं उनको। क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं यानी पैसे देने वाले को फायदा होता है। या फिक्स सैलरी एम्प्लॉयज को, जिनका निश्चित वेतन वाले कर्मचारी होते हैं, क्या उनको फायदा होता है। या फिर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स, बचत खाता धारक को फायदा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटर्स को यानी बोरोवर्स को जो उधार लेते हैं उनको फायदा होता है। अब आइए ये डेटर्स को कैसे फायदा पहुंचाता है इन्फ्लेशन, इसको हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या करता है, ये वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। किससे? क्रेडिटर से यानी लोन देने वाले से लोन लेने वाले को। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए 2 वर्ष हम लोग लेते हैं, एक 2025 और 2026। तो 2025 जून में आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपये उधार लिया। अब उस 100 रुपये का उस समय मार्केट वैल्यू क्या था? 100 रुपये में आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद पा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे ही हम लोग बोल रहे हैं कि 100 रुपये में आप लोग एक बिस्किट की पैकेट सभी कोई खरीद पाते थे। 2026 में फिर इस बिस्किट की पैकेट की कीमत बढ़ गई यानी कि 150 रुपया। पैकेट वही है लेकिन अब इस बिस्किट को हम लोग 150 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी जो पैसे की परचेजिंग पावर थी वह कम हो गई। अब इस 100 रुपये में हम इस बिस्किट के पैकेट को नहीं खरीद पा रहे हैं। ये इन्फ्लेशन बेसिकली यही होता है। तो ये फायदा कैसे पहुंचा रहा है? आपने उधार लिया था 100 रुपया, अब आप अपने दोस्त को 2026 में वापस करिएगा तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, लेकिन आपको वापस करना है प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट। सपोज करिए इस पे आप 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो आपको टोटल 110 रुपया वापस करना है। लेकिन अगर एक्चुअल में बोला जाए तो 2026 में तो इन्फ्लेशन आपका 50% बढ़ गया है, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू, इस 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू तो 150 रुपये होनी चाहिए। क्योंकि 110 रुपये में भी आप इस बिस्किट के पैकेट को नहीं खरीद पा रहे हैं, देश में ऐसी महंगाई चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है? लेनदार को ही फायदा हो रहा है बल्कि देनदार को घाटा हो रहा है, क्योंकि आप तो जो 100 रुपये आपने लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था, आप वही वापस करोगे। इस स्थिति को ऐसे समझिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इन्फ्लेशन का। सरकार और आरबीआई के बीच समझौते द्वारा भारत के लिए एक आधिकारिक स्वस्थ मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा क्या निर्धारित की गई थी? यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक समझौता हुआ था। उस समझौते में एक इन्फ्लेशन टारगेट रेंज को रखा गया था। वह क्या रेंज था? 1 to 3%, 4 to 6%, 2 to 6% या फिर 3 to 5%? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 to 6% हमारा इन्फ्लेशन टारगेट रेंज रखा गया है। कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखा गया है। ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। उस समय भारत एक फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजाइम में गए थे। ये हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो टारगेट रेंज क्या रखा गया है, किस चीज के लिए? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, इन सभी को शामिल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई सी यानी कंबाइंड। इसमें यह रेंज रखा गया है 4 और +-2%। तो अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें 2 to 6%, तो ये भी बात वही है, 4 +-2 6%। तो ये एक कंफर्ट जोन है, एक हेल्दी रेंज है। जो 2% है वो लोअर लिमिट रखा गया है और हायर लिमिट, अपर लिमिट रखा गया है 6%। ये आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, वो भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो उस समय वो क्या करती है, इकोनॉमी में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब कि इकोनॉमी में वो पैसा सर्कुलेट करती है। और बहुत ज़्यादा अगर 6% के करीब चली जाती है तो वो आरबीआई क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसके जरिए वो पैसा क्या करती है, इकोनॉमी से खींचना शुरू कर देती है। तो ये हमारा जो इन्फ्लेशन रेंज है 2 to 6% के बीच में ही वैरी करता है। ये आरबीआई का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रेंज के अंतर्गत रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन्फ्लेशन का। फिलिप्स कर्व, इसके बारे में आप सभी कोई सुने होंगे कि फिलिप्स कर्व से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली होता क्या है? तो यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है फिलिप्स कर्व किन दो आर्थिक चरों के बीच इनवर्स रिलेशन का समर्थन करता है। यानी कि ये जो फिलिप्स कर्व है, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है, यानी उल्टे रिलेशनशिप को। वो कौन से दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं? इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ, डिमांड एंड सप्लाई,
टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कर और सरकारी खर्च, या फिर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अब आइए इसको अच्छे से एक ग्राफ की मदद से हम लोग समझते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फिलिप्स कर्व। इस एक्स एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट है यानी कि यह मुद्रास्फीति दर है, और वाई एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी बेरोजगारी दर। तो ये क्या बताता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी भी कम होगी। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं इस ग्राफ पे, अगर इन्फ्लेशन रेट 2% है उस समय बेरोजगारी दर कितना है? इन्फ्लेशन रेट 2% तो कम ही होता है, तो बेरोजगारी दर कितना है? ज्यादा है यानी 6% है। अब हम लोग इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा रहे हैं। इनवर्स या उल्टा रिलेशनशिप यही होता है ना कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा उसके संदर्भ में घटेगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4% इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई बढ़ रही है, तो उस समय बेरोजगारी को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखिए ये कम हो गया। 2% पे बेरोजगारी कितना था? 6%। अब 4% महंगाई बढ़ गई है, तो बेरोजगारी कितना हो गया? 4%। ये कम हो रहा है। जैसे जैसे आप 5% अगर महंगाई हो गई है तो आप बेरोजगारी देखिए वो घट रही है, 3% पे आ रही है। तो ये फिलिप्स कर्व इस चीज को दर्शाता है। लेकिन बाद में फ्रीडमैन और फेल्प्स, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, यानी उल्टा रिलेशन जो है, ये शॉर्ट टर्म है, कुछ ही समय के लिए। अगर लंबे समय की हम लोग बात करें तो बेरोजगारी जो है ये वापस से अपने नॉर्मल स्थिति में चले जाती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ते जाएगी। तो ये फ्रीडमैन और फिलिप्स ने इनके जो लॉजिक थे फिलिप्स कर्व को, उसको इन्होंने बाईपास किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ब्रैकेट क्रीप मुद्रास्फीति के कारण होने वाली एक घटना है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो ब्रैकेट क्रीप बेसिकली इन्फ्लेशन के कारण ही उत्पन्न एक स्थिति होती है इकोनॉमी में। तो यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है, जब ये ब्रैकेट क्रीप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारण कौन लोग प्रभावित होते हैं? क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होता है? यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन कहने का मतलब बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनको कॉर्पोरेट बोला जाता है। क्या उनके प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होते हैं? या फिर डायरेक्ट टैक्स पेयर? डायरेक्ट टैक्स पेयर कहने का मतलब जैसे इनकम टैक्स जो लोग पे कर रहे हैं, क्या वह प्रभावित होते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रभावित होता है? या फिर रियल एस्टेट प्राइसेस? रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें बेसिकली घर, मकान, फ्लैट, जमीन, ये सब डील किया जाता है, वह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो क्या उसके प्राइसेस इफेक्ट होते हैं इस ब्रैकेट क्रीप के कारण? नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। डायरेक्ट टैक्स पेयर्स पे इनका प्रभाव पड़ता है ब्रैकेट क्रीप के कारण। ये परिस्थिति कब होती है? जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जब होता है, यानी महंगाई जब बढ़ता है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है उस इंसान की। जैसे सपोज करिए कि आपको सैलरी मिल रहा था 10,000, अब मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए आपका क्या हो गया, सैलरी बढ़ाया गया कि भैया महंगाई बढ़ रही है तो चलिए इतना में नहीं होगा, 10,000 में नहीं होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो हम सैलरी क्या कर देते हैं, 15,000, जिसको हम लोग 15K बोलते हैं। अब 10,000 के सैलरी स्लैब में थे, तो सपोज करिए कि आप 5% आप इनकम टैक्स पे कर रहे थे। अब आप 15% के सैलरी स्लैब में चले गए, यानी कि 15,000 आपका सैलरी हो गया। तब आपका कौन सा टैक्स स्लैब होगा? अब आप अपने इनकम का 7% पे करिएगा। इसी को बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। तो ये क्या होता है, नॉमिनल यानी फेस वैल्यू हमें दिख रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है वह तो वही सेम रहेगा। जो वस्तु आप 10,000 में खरीद पा रहे थे, आज 15,000 में भी आप वही वस्तु खरीद पा रहे हैं। बस यहाँ क्या हुआ, आप हायर टैक्स स्लैब में चले गए। इसको थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने फिस्कल सिस्टम में देखा था, एक टर्म था फिस्कल ड्रैग। वो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, वो थोड़ा सा आप इन्फ्लेशन से उसको रिलेट कर सकते हैं। जब इनकम ग्रो करती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उस समय क्या है, आप पहले 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अब आपका मंथली इनकम 2 लाख रुपए हो गया। उसके कारण आप हायर टैक्स स्लैब में भी चले जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। तो ब्रैकेट क्रीप भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है वह तो नहीं बढ़ी है। 10,000 में भी आप वही वस्तु खरीद पा रहे थे और 15,000 में भी आप वही वस्तु खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, मुद्रास्फीति प्रेरित कर वृद्धि है। ये इन्फ्लेशन के द्वारा टारगेट, ये ट्रिगर्ड एक तरीके का टैक्स इंक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब कुप्रबंधन या फिर संरचनात्मक बाधाओं के कारण आपूर्ति में भारी गिरावट आती है जबकि मांग स्थिर रहती है, तो किस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है? देखिए ये मुद्रास्फीति भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन दिया गया है। जब सप्लाई साइड से किसी तरीके का मिसमैनेजमेंट या फिर कोई तरीके की बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण डिमांड उतना ही, डिमांड स्थिर है लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसके कारण भी महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है। यहाँ सवाल में बेसिकली वही पूछा जा रहा है, कौन से टाइप की मुद्रास्फीति होती है?
हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, बॉटलनेक या फिर क्रीपिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। अब बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति के रूप में भी जानते हैं। डिमांड है आपका 10 यूनिट का, लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है मात्र 2 यूनिट। उसके कारण क्या हो रहा है? डिमांड तो यहाँ पे स्थिर है, भैया हमें 10 यूनिट चाहिए, लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है 2 ही यूनिट। तो उसके कारण क्या हो रही है? गुड्स की, जो भी गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। वैसे बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जिनका सप्लाई साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उतना डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उनके कारण क्या हो रहा है? उनकी प्राइसेस बढ़ जा रही है और ये लगातार बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉटलनेक इन्फ्लेशन। अब इन चारों टाइप के इन्फ्लेशन को समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले कि इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं। मुद्रास्फीति को समझते हैं कि अगर किसी एक वस्तु या फिर दो वस्तु के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको मुद्रास्फीति से रिलेट कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मुद्रास्फीति बेसिकली वह स्थिति होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्राइस राइज होती है। वह प्राइस राइज होते रहता है, ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल कम हो जाता। वह प्राइस राइज होते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, ये उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत ही खतरनाक टाइप की मुद्रास्फीति होती है। ये बेसिकली इसमें कितना इंक्रीज होता है, तो लगभग 50% पर महीने के हिसाब से इसमें महंगाई बढ़ती है। ये बेसिकली हमें खास करके देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जैसे जिम्बाब्वे हो गया या फिर वेनेजुएला हो गया। वहाँ पे कई बार आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे वेनेजुएला में कि एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए एक एक बैग लोग करेंसी लेके जाते हैं वहाँ का। तो वहाँ बेसिकली क्या हुआ है, करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वह इतनी कम हो गई है कि वह 45 रुपए का या फिर 50 रुपए का ब्रेड भी नहीं खरीद पा रही है। उसके लिए उनको लाख लाख रुपए लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग आम भाषा में बोल रहे हैं कि लाख रुपए, लेकिन वो एक्चुअली में उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई है। ऐसा बहुत सारे कारणों से होता है हाइपर इन्फ्लेशन। वहाँ की सरकार बार बार करेंसी प्रिंट कर देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हो गई है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कई बार ये बोलते हैं कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, देश में पैसे की कमी है, तो सरकार करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर देती? वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि करेंसी प्रिंट करने से इकोनॉमी में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। इसको अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे थ्योरी सेक्शन में जाके इसको चेक कर सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में यूजुअली ट्रिपल डिजिट तक इन्फ्लेशन डिजिट चला जाता है, जैसे कि 100% या फिर 200% तक। वहाँ की जो करेंसी होती है वो भी अपना वैल्यू खो देती है, मतलब कि उस पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर दूसरे करेंसी के लोग कई बार खोज करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड हो गया या फिर कोई अदर प्रीसियस मेटल्स। हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेंज क्या रखा गया है? 2 to 6%। अगर 6% इन्फ्लेशन होगा तो हमें लगेगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप सोचिए कि 100% इन्फ्लेशन पे क्या हाल होगा। अब दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये भी खतरनाक होती है इकोनॉमी में, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है इस हाइपर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा कम होता है। ये डबल डिजिट तक ही रहता है आपका। तो इसमें कितने इंक्रीज होते हैं? 10% से लेके 50% पर ईयर के हिसाब से यह महंगाई बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे ये भारत में कई बार ऐसी स्थिति आई है, जैसे कि 1973-74 में जो पेट्रोल प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा शूट अप हो गए थे। उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल वॉर हो गया या फिर उस समय गल्फ वॉर चल रहा था, कुछ आपका इंपोर्ट में प्रॉब्लम है, उसके कारण जो शॉर्टेज हो गई थी, जिसके कारण ये प्राइसेस बढ़ गए थे। बहुत दिन तक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हुए थे। अब अगला है बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग अड़चन मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में। ये बेसिकली किस कारण होता है? सप्लाई साइड किसी तरीके की बाधा होती है, डिमांड उतना है लेकिन उतना सप्लाई नहीं हो रहा, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी प्राइसेस बढ़ जा रही है। डिमांड वहीं के वहीं है। कुछ कुछ कारणों से होता है, जैसे कि युद्ध जैसी स्थिति में, या फिर हड़ताल हो गया, स्ट्राइक हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, यानी कच्चे माल की कमी हो रही है, जिसके कारण आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके पास कच्चा माल ही नहीं है तो डिमांड के अकॉर्डिंग आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसके कारण उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, शूट अप कर जाती है। उसको हम लोग बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है। इसमें बेसिकली हमें आमतौर पर ये देखने को मिल जाता है, जैसे ये जो कॉमन गुड्स हैं, जैसे फल सब्जी हो गए या फिर आपके अनाज राशन वगैरह, उसमें जो भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये बहुत ही स्लो पेस में होता है। जैसे कि अभी इसका प्राइस बढ़ा, यहाँ पे आया, तो ये लंबे समय तक यहीं रहेगा। फिर उसके बाद हो सकता है 2 महीना बाद या 3 महीना बाद इसके प्राइसेस बढ़े। तो इसका अगर एवरेज देखा जाए तो 10% पर ईयर के हिसाब से ये बढ़ता है, या फिर हो सकता है उससे भी कम।
ये एक नॉर्मल जो स्टेबल इकोनॉमी होती है उसमें हमें अक्सर ये देखने को मिलता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुस्ती, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिसेशन बोलते हैं, उसकी तकनीकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली रिसेशन का एक डेफिनेशन पूछा जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। एक महीने के लिए जीडीपी में गिरावट या फिर लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में गिरावट, मुद्रास्फीति में 10% से अधिक की वृद्धि हो रही है, या फिर शेयर बाजार सूचकांक में गिरावट। रिसेशन का मतलब होता है ऑप्शन बी, अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर यानी लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में अगर गिरावट हो रही है, यानी 6 महीने तक अगर लगातार जीडीपी में गिरावट हो रही है, तो वह रिसेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइनोरेज, कई बार इस टर्म को आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और आर्टिकल्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसका मतलब अभी तक नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो साइनोरेज शब्द किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको संदर्भित करता है इन चारों ऑप्शन में से? क्या विदेशी मुद्रा भंडार पर अर्जित ब्याज ये होता है साइनोरेज, या फिर ऋण देने से बैंक द्वारा उत्पन्न लाभ को हम लोग बोलते हैं, मुद्रा छापने से सरकार की होने वाली आय, या फिर विलासिता की वस्तुएं लग्जरी गुड्स से एकत्र किए गए कर? जो लग्जरी गुड्स होते हैं, अभी हमने जीएसटी में देखा है उसके स्लैब में लग्जरी और सिन गुड्स पे कितना रखा गया है टैक्स स्लैब, 40% उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो क्या वो होता है साइनोरेज? नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी जब सरकार मुद्रा छापती है तो उस मुद्रा छापने से सरकार को जो होने वाली प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोरेज। अब आइए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, सपोज करिए सरकार 500 रुपए का एक करेंसी प्रिंट करती है, तो करेंसी प्रिंट करने में उनका कुछ तो कॉस्ट लगा होगा। उनका कॉस्ट क्या लगा है? 5 रुपए। लेकिन इस करेंसी का फेस वैल्यू कितना है? 500 रुपए है। तो इकोनॉमी में अगर ये सर्कुलेट हो रही है तो इसका वैल्यू तो 500 रुपए ही आएगा, लेकिन आरबीआई के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस 500 रुपए में से वो अपना कॉस्ट को माइनस करेंगे, 5 रुपए को माइनस करेंगे, उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 495 रुपए। ये होता है साइनोरेज। ये जो 495 रुपये हो रहा है, ये सरकार को प्रॉफिट हो रहा है करेंसी प्रिंट करने पे, लेकिन फिर भी सरकार जल्दी करेंसी प्रिंट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज होती है। अगर इकोनॉमी में करेंसी अननेसेसरी सर्कुलेट हो जाएगा तो इकोनॉमी में बेसिकली महंगाई बढ़ जाएगी, सभी के पास पैसा हो जाएगा तो फिर काम कौन करेंगे? अगर आपकी जो ज़रूरतें हैं, वह ज़रूरत को बनाने वाले जो लेबर्स मजदूर हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, वो कहाँ से आएंगे? उनके पास भी तो पैसा हो जाएगा। सरकार सिर्फ एक या दो व्यक्ति को पैसा थोड़ी देगा, सभी को पैसा देगा। उस स्थिति में क्या होगा? शॉर्टेज होगी, और वह जो भी गुड्स बन रहे हैं उसकी डिमांड जो है वो घटेंगे नहीं, लेकिन प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मांग पक्ष के उपाय यानी कि डिमांड साइड से कौन से उपाय किए जाते हैं? उसका सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करना, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि करना, या फिर कारखानों में नई तकनीक लागू करना? तो ये डिमांड साइड से हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द रेपो रेट बाय सेंट्रल बैंक। यानी इंडिया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी, जिसके कारण क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और लोन महंगे हो जाएंगे। उसके कारण डिमांड में कमी आएगी। यही चीज बोला जा रहा है ना कि डिमांड को हमें कम करना है, डिमांड कम होगा तब महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज उपाय किया जाता है रेपो रेट को बढ़ा के सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे तो घर की वस्तुओं, डेली यूज की वस्तुओं खरीदने के लिए हम लोग थोड़ी ना लोन लेते हैं। देखिए, ये छोटे मोटे लेवल की बात नहीं हो रही। इन्फ्लेशन सबसे पहले कोई इंडस्ट्री से ट्रिगर होती है। जैसे सपोज करिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, जहां फ्लैट हो गए, बिल्डिंग हो गए, जमीन हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, वो अगर बिक रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? लोग कैसे परचेज कर रहे हैं? सर, आपको बैंक से इजीली लोन मिल जा रहा है, कोई भी कैश मनी रख के नहीं खरीदता है, बैंक से लोन लेके ही खरीदते हैं। तो बैंक का लोन सस्ता है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बिल्डर्स हैं वो नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट बना रहे हैं, 100 फ्लैट का, 200 फ्लैट का प्रोजेक्ट वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लोन ईजिली मिल जा रहा है और सस्ते दरों पर मिल जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? महंगाई जो है बढ़ जाएगी कि डिमांड भैया रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो महंगाई भी चलो बढ़ता है। तो उस स्थिति को कम करने के लिए, डिमांड को ही खत्म करने के लिए रियल एस्टेट में क्या किया जाएगा? डिस्करेज किया जाएगा। तो रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, या फिर सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था, ये डायरेक्ट लेंडिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे 100 रुपये में अगर आपको क्या करना है,
₹20 अगर आपको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना है, यानी आप ₹80 ही मार्केट में दे पाइएगा लोन के तौर पे। लेकिन इस कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा देते हैं, सपोज करिए कि आपको अब ₹40 रखना है ₹100 में से, तो अब आपके पास बैंक के पास लोन देने के लिए मात्र ₹60 बचेगा। उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसे की कमी आएगी, तो डिमांड कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। ये तरीका अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ रिसेशन की विशेषता क्या है? देखिए, किसी भी टर्मिनोलॉजी के आगे अगर विशेषता लिखा हुआ है, फीचर लिखा गया है, तो इसका साफ मतलब है कि वह उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। तो ग्रोथ रिसेशन के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डेफिनेशन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है लेकिन इतनी धीमी गति से कि नौकरियां खत्म हो रही है। देखिए, इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए। सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आपका क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बिजनेस सेल हो रहा है। आज सपोज करिए 10 यूनिट बिके और आपके अंतर्गत कितने आपके उस बिजनेस में लोग एम्प्लॉयड हैं, तो 4 लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको सैलरी भी आपको देना होगा। आज 10 यूनिट बिका, कल हो सकता है 11 यूनिट बिके, परसों हो सकता है 12 यूनिट बिके, फिर 2-3 दिन तक 12 यूनिट तक कंटिन्यूसली। तो ये तो आपको दिख रहा है बुक पे कि चलो भैया बिक्री हो रहा है और कुछ ही यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि ये ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप 4 अपने एम्प्लॉयज को आप सस्टेन कर पाइएगा? उसमें से आपको 2 को हटाना ही पड़ेगा, या फिर हो सकता है 3 को हटाना पड़ेगा और 1 ही को रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना सेल हो रहा है उस हिसाब से आप ये 4 लोगों का सैलरी आप बियर नहीं कर सकते। ये ग्रोथ रिसेशन बेसिकली क्या दिखा रहा है कि एक तरफ ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन वह सुस्ती में ग्रो हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं हो रहा। ये एक तरीके का समझिए तो भ्रामक चरण है, मतलब कि ये डिसेप्टिव फेज है, जिसमें दिखता है हमें कि हाँ भैया ग्रो हो रहा है, हमारे बुक पे दिख रहा है कि आज 10 यूनिट बिक रहा है, कल 11 यूनिट बिक रहा है। ये ग्रो तो कोई भी दूसरा व्यक्ति देखेगा कि हाँ ग्रो हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि भैया क्या आप 4 लोगों का सैलरी आप बियर कर सकते हैं? बस यही चीज है, तो ये एक भ्रम पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बेस इफेक्ट वर्तमान मुद्रास्फीति के आंकड़ों को कैसे प्रभावित करता है? तो ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है बेस इफेक्ट। तो ये करंट इन्फ्लेशन डेटा को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है बेस इफेक्ट, या फिर यह करंट ईयर के प्रतिशत परिवर्तन पर पिछले वर्ष के मूल स्तरों के प्रभाव को संदर्भित करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, या फिर यह विकास बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मुद्रास्फीति है बेस इफेक्ट, या फिर ऑप्शन डी, यह आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर मुद्रास्फीति को मापता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है, बेस इफेक्ट बेसिकली क्या है, यह चालू वर्ष यानी कि करंट वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तर के प्रभाव को संदर्भित करता है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करिए तो हमने 3 वर्ष लिया, 2024, 25 और 26। 2024 को हम लोगों ने क्या माना, बेस ईयर। देखिए, बेस ईयर कहने का मतलब क्या होता है, एक तो होता है करंट ईयर, करंट ईयर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। एक होता है हम लोग बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। बेस ईयर को रखने का क्या रीजन होता है कि ये जो वर्ष चुना जाता है, माना जाता है, ऐसा देखा जाता है, स्टडी किया जाता है कि उस वर्ष में किसी तरीके का कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, ना बहुत ज्यादा महंगाई ज्यादा रही है, ना ही कम रही है। तो उस वर्ष को हम लोग बेस ईयर के रूप में मानते हैं। अभी तक बेस ईयर अगर रियल टर्म्स की बात करें तो हमारा बेस ईयर था 2011-12, जीडीपी के लिए भी जो बोला जाता है कांस्टेंट ईयर। लेकिन इस बजट में ये प्रस्तुत किया, बजट के पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है 2022-23। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं कि 2024 में वह बेस ईयर था और उस समय जीडीपी कितना हुआ था, तो 100 लाख करोड़। अब आइए 2025 में, ठीक 1 साल बाद, उस समय हमारा जीडीपी कितना हुआ, 80 लाख करोड़। तो ये हमें दिख रहा है कि -20% का ग्रोथ हुआ है, यानी जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है। अब फिर 1 साल बाद 2026 में आइए तो यहाँ पे जीडीपी दिख रहा है हमें 96 लाख करोड़। तो हम लोग अगर पिछले वर्ष के कंपैरिजन में देखें, यही बेस इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में देखें तो हमें तो दिखेगा कि वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या आप अगर बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि वृद्धि हो रहा है? इसमें 4 लाख करोड़ की नुकसान हो रही है, लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है कि यह बेस ईयर में 100 लाख करोड़ का ये हुआ था जीडीपी ग्रोथ। लेकिन 2026 से अगर हम लोग कंपेयर करें इसको तो इसमें मात्र 96 लाख करोड़ हुआ है। तो ये तो डिक्लाइन हुआ,
लेकिन बेस इफेक्ट में क्या दर्शाता है, पिछले वर्ष में सेम इसी अवधि में कितना हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम लोग पिछले ईयर से भी कंपेयर करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो ये वर्ड कई बार आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछा जाता है स्टैगफ्लेशन बेसिकली होता क्या है, लेकिन ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये लेवल 9 का जॉब है। इसमें आपका 70 क्वेश्चंस सिर्फ इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज से पूछे जाएंगे, तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे रखा। स्टैगफ्लेशन एक अद्वितीय आर्थिक स्थिति है जिसे किसके संयोजन द्वारा परिभाषित किया गया है। तो स्टैगफ्लेशन बेसिकली दो इकोनॉमिक कंडीशन का, सिचुएशन का ये कॉम्बिनेशन है। कौन से वो दो इकोनॉमिक सिचुएशन है? क्या उसमें हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ होता है, क्या उसमें लो इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर लो इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति भी बहुत ही ज्यादा होती है और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होती है। ये जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था फिलिप्स कर्व के बारे में, ये उस चीज को बाईपास करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि फिलिप्स कर्व ने क्या बताया था, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, लेकिन स्टैगफ्लेशन क्या डिनोट करता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी उसी लेवल पे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस इस सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनका ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता। जो मार्केट में महंगाई चल रही है उस हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाता है सैलरी के अलावा। तो उसमें कई बार रिवाइज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। वह किस बेसिस पे बढ़ाया जाता है, आखिर उसको बढ़ाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। उसी रीजन को यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से सूचकांक के आधार पर उसको बढ़ाया जाता है। क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स के यानी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डियरनेस अलाउंस को बढ़ाया जाता है, या फिर कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको बढ़ाया जाता है, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो औद्योगिक श्रमिक का उपयोग औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन की लागत पर मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों लिए जाते हैं, और इसमें कौन से प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं, जो उपभोक्ता पे करते हैं, यानी कि रिटेल प्राइसेस को, जो हम लोग खरीदते हैं, जिस प्राइसेस पे हम लोग खरीदते हैं सामान वस्तुएं, वही इसमें इंडिकेट किया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिक हो गए या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, उनके जीवन यापन करने के लिए जो अपनी जरूरतमंद वस्तुएं हैं, डेली नीड जो गुड्स होते हैं, उनको खरीदने के लिए क्या ये पर्याप्त हम लोग उनको पे कर रहे हैं, वही चीज देखा जाता है महंगाई के हिसाब से। तो ये सीपीआई IW इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सूचकांक मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ ये तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सूचकांक है जो इन्फ्लेशन को पूरे अच्छे तरीके से, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको डिनोट करता है। और ये क्यों डिनोट करता है? क्योंकि यह इकोनॉमी में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। तो कौन सा वो सूचकांक को इस्तेमाल किया जाता है? WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये भी आपके सिलेबस में क्लियरली दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का जब आप सिलेबस देखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी। तो जीडीपी मतलब होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत एक देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनके टोटल मॉनेटरी वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो जीडीपी दो प्राइसेस पे जारी किए जाते हैं, एक करंट प्राइसेस पे और दूसरा कांस्टेंट प्राइसेस। तो कांस्टेंट प्राइसेस कहने का मतलब कि वो बेस ईयर पे जारी किया जाता है। आप लोग बजट देखिएगा तो उसमें एक होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे जारी किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइसेस पे जारी किया जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है? जीडीपी अगर सपोज करिए 2025 का जारी हो चुका है
तो उस वर्ष का, उस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी और बेस ईयर का, तो चलिए यहाँ हम लोग मानते हैं बेस ईयर 2011-12 को ही लेके चलते हैं। तो इन दोनों के जीडीपी का रेशियो और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये बेसिकली परसेंटेज होता है जीडीपी। लेकिन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि ये सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ वस्तुओं को कवर किया जाता है, क्योंकि हम लोग सेवाएं होलसेल रेट पे नहीं खरीदते हैं। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। तो सीपीआई सारे वस्तुओं को कवर नहीं करता, सारे सेवाओं को कवर नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही कवर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रास्फीति की शू लेदर कॉस्ट किसका वर्णन करती है? कई बार ये वर्ड हम लोग देखते होंगे, ये शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये बेसिकली किस चीज को वर्णित करता है? क्या चमड़े के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, या फिर मुद्रा नोटों का भौतिक अवमूल्यन यानी कि फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी नोट्स, या फिर नकदी रखने से बचने के लिए लोगों द्वारा बार बार बैंक जाने के कारण समय और संसाधनों की बर्बादी, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन डी, तैयार माल के निर्यात की लागत। क्या होता है शू लेदर कॉस्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है धन अपना मूल्य जल्दी खो देता है। जैसे सपोज करिए आप अपने घर में 100 रुपए रखे हुए हैं और इन्फ्लेशन जो है पूरी इकोनॉमी में वो बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन को सीधा सीधी समझने के लिए एक एग्जांपल को हमेशा याद रखिएगा। एक बिस्किट के पैकेट को इस महीने में आप खरीद पा रहे हैं 10 रुपए में, सेम बिस्किट का पैकेट, सेम क्वांटिटी, उसमें कोई भी साइज और पैकिंग में कुछ नहीं चेंज किया गया है। वही बिस्किट का पैकेट अगर आप अगले साल खरीदते हैं तो आपको देना पड़ रहा है 20 रुपए। तो इसमें देखिए क्या हुआ, आपके पैसे, इस 10 रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि उस 10 रुपए से पहले आप इस बिस्किट के पैकेट को खरीद रहे थे, लेकिन इसी बिस्किट के पैकेट को खरीदने के लिए अगले साल ये 10 रुपये सफिशियंट नहीं है, आपको 10 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये डिनोट कर रहा है मुद्रास्फीति को। अगर आप अपने घर में 100 रुपये रखे हुए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप अपने प्राइसेस की वैल्यू को खो दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वह कम हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करिएगा, आप घर में कैश को कम रखने की कोशिश करिएगा और अपने बैंक में ही, जहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलता है आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में रखिएगा या फिर फिक्स डिपॉजिट में, जहां पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है वहां पे जाके आप उसको अपने पैसे को रख दीजिएगा। तो ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब डेली आपके पास 100 रुपये आ रहा है, तो डेली आप 100 रुपये बैंक में जाके आप जमा थोड़ी करिएगा, तो फिर खाइएगा कहाँ से? तो ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। ये एक तरीके का रिटोरिकल टर्म है कि हम लोग बार बार बैंक का चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण हमारा जूता जो है वो घिस जाता है इस महंगाई के चक्कर में, कि एक बार भैया बैंक जाओ, महंगाई बढ़ रहा है वहाँ पैसा जमा करो, फिर उसके बाद महंगाई कम हुआ तो पैसा निकालो, फिर महंगाई बढ़ रहा है तो भैया जो पैसा आ रहा है हमारे पास तो हम बैंक में जाके जमा कर रहे हैं, उसके कारण हमारा जूता घिस रहा है। ये एक रिटोरिकल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बीच मौलिक अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? क्या डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल हैं और पीपीआई में नहीं? ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर मूल्य मापता है, यानी होलसेल रेट पे ये प्राइसेस को मापता है, जबकि पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स करों और व्यापार मार्जिन को छोड़कर उत्पादक के स्तर पर मूल्य मापता है। फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन के लिए और डब्ल्यूपीआई का सरकारी खर्च के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में अंतर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स और ट्रेड मार्जिन। अब भैया होलसेलर उसको बेच रहा है तो वो अपना मार्जिन रख के ही बेचेगा और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका जीएसटी उसमें जोड़ के ही लेगा। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इन दोनों चीज को हटा के देखता है। वो सिर्फ ये दर्शाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की एक वस्तु को आपको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर सेशन में मजा रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। व्यापार चक्र के निम्नलिखित में से किस चरण की विशेषता अत्यंत कम समग्र मांग और घटते रोजगार है? तो देखिए, बिजनेस साइकिल एक इकोनॉमी के ही साइकिल को रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमी में कुछ तरीके के साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, तो उसमें एक चक्र होता है जिसकी विशेषता यहाँ दी गई है। उसकी विशेषता क्या है कि उसमें समग्र मांग कम होती है, यानी कि लो डिमांड होती है और एम्प्लॉयमेंट घटते जाती है। वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, बूम, रिकवरी, रिसेशन या फिर डिप्रेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्रेशन।
अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं इन चारों बिजनेस साइकिल को। इसको बिजनेस साइकिल या फिर इकोनॉमिक साइकिल भी हम लोग देख सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में ये चारों चरण आते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या हो गया? इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी नीचे की ओर जा रही है, यानी कि समग्र जो मांग है वह पूरी तरीके से कम है। जब मांग कम है तो भैया कोई क्यों प्रोड्यूस करेगा? वो इकोनॉमी जो है पूरा नीचे की तरफ जा रही है कि भैया एकदम यहाँ पे क्या हो रही है, सुस्ती चल रही है, कोई कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भैया वो बन ही नहीं रही है। तो उस समय क्या होता है? महंगाई भी रहती है लेकिन इकोनॉमी आपका नीचे चली जा रही है। फिर सरकार आती है बीच में, वो क्या करती है? अपने फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए क्या करती है? इकोनॉमी में पैसा वो सर्कुलेट करती है। जो पैसे की मात्रा इकोनॉमी में बढ़ेगी, लोग इनकरेज होंगे, बिजनेसमैन इनकरेज होंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये रिकवरी फेज होता है। उसके बाद क्या होगा कि ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर चली जाएगी, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ महंगाई भी बहुत होगी। उसको हम लोग बोलते हैं बूम। और इस समय क्या होगा? फिर सरकार आएगी और आपका आरबीआई आएगी। वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के जरिए वो क्या करेगी? यहाँ पर से इकोनॉमी से पैसा वो खींचना शुरू करेगी। तो पैसा वो क्यों खींच रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत लग रहा हो कि भैया जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हम इकोनॉमी को नीचे गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, अगर धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाएगा तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, उसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमी में एकदम हीटअप हो जाएगा। तो क्या करेगी सरकार? अपने फिस्कल पॉलिसी के जरिए टैक्स स्लैब को बढ़ाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, जिससे लोन महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा और उससे डिमांड कम होगा, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी रिसेशन की ओर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके वो खत्म होगी। फिर क्या होगा? वो अगर नहीं कंट्रोल किया जाए तो धीरे धीरे वो पूरा नीचे ही चलते जाएगी, जो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। फिर वहां से उभरेगी, रिकवरी में जाएगी, फिर बूम होगी। यही चारों साइकिल के बीच में एक अर्थव्यवस्था घूमते रहती है। आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। कोई भी बिजनेस में ये चारों साइकिल ही होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्क्यूफ्लेशन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां, तो यहाँ स्क्यूफ्लेशन का बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या सभी वस्तुओं की कीमतें एक ही दर से बढ़ती है स्क्यूफ्लेशन में, या फिर वस्तुओं के एक छोटे समूह में निरंतर मूल्य वृद्धि होती है जबकि अन्य स्थिर रहते हैं, या फिर ऑप्शन सी, सभी विलासिता की वस्तुएं यानी कि ऑल लग्जरी गुड्स के लिए मुद्रास्फीति दर नकारात्मक होती है, यानी लग्जरी आइटम्स पे इन्फ्लेशन का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति केवल कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है स्क्यूफ्लेशन में। तो ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मूल वृद्धि सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। देखिए, मूल वृद्धि हो रही है लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं, किसी एक क्षेत्र या किसी एक वस्तु विशेष का समूह होता है। जैसे 2010 के दौरान हम लोग देख सकते हैं इंडिया में जो खाद्य उत्पाद है यानी कि फूड प्रोडक्शन है, उसमें क्या हुआ था? उसके प्राइसेस शूट अप हो गए थे, वो बढ़ गए थे। स्क्यूड का मतलब होता है तिरछा, वो प्राइसेस उसके बढ़ गए थे। लेकिन बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें आपका मुद्रास्फीति कंट्रोल था, उसमें महंगाई नहीं बढ़ी थी। वैसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, जहां कुछ ही गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं और बाकी गुड्स के प्राइसेस सेम रहते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, केंद्रीय बैंकों द्वारा अक्सर मुख्य मुद्रास्फीति को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह किन अस्थिर घटकों को बाहर रखती है। इन्फ्लेशन का डेटा बेसिकली दो हेड पे जारी किया जाता है, एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन, दूसरा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले यहाँ कोर इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं। यह केंद्रीय बैंक जो होती है यानी सेंट्रल बैंक इंडिया के संदर्भ में आरबीआई, यह कोर इन्फ्लेशन को ही क्यों प्रायोरिटी देती है? क्योंकि यह किन दो ऐसे वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ये बाहर रखती है, या मैन्युफैक्चर गुड्स, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को यह बाहर रखती है, भोजन और ऊर्जा को, या फिर आवास और परिवहन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करके चलती है कोर इन्फ्लेशन। तो मुख्य मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ये भोजन और ऊर्जा की कीमतों को बाहर रखती है क्योंकि उनमें बार बार और अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं। अगर हम लोग फूड और एनर्जी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो उससे क्या होगा? फूड में प्राइसेस बार बार बढ़ते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मौसम खराब हुआ, सही तरीके से मानसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो क्रॉप क्या है? अच्छा उपज नहीं होगा। अच्छा उपज नहीं हुआ, जितना डिमांड है उतना तो सप्लाई हो नहीं पा रहा, तो उसके कारण उस फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, शूट अप हो जाते हैं।
तो ये क्या करेगा, बार बार हर बार ऐसा हर साल ऐसा स्थिति होता है, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को अननेसेसरी ये दिखाएगा पूरे देश में कि इसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। दूसरा है आपका एनर्जी, तो इसमें हम लोग देखते हैं फ्यूल। तो फ्यूल जो होता है क्रूड ऑयल, वो कई सारे कारणों के युद्ध हो गया, अभी ईरान इजराइल और यूएसए के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उसमें देखिए क्रूड ऑयल के क्या क्राइसिस हो गए थे। फिर कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था रशिया और यूक्रेन वॉर में। तो इन सब के कारण क्रूड ऑयल हो गए हैं या फिर गैस या एनर्जी हो गया, उन सब के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को, फूड और एनर्जी को कोर इन्फ्लेशन से हटा के रखा जाता है और बाकी इसमें चीज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लचीली व्यवस्था में किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट है, करेंसी का एक्सचेंज रेट, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसे कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे यह काम करती है। अगर डॉलर की प्राइसेस ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है। अगर डॉलर की प्राइसेस गिर रही है, तो इसका मतलब कि डॉलर की डिमांड कम हो रही है। ये डेली हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि डॉलर के प्राइसेस कम या ज्यादा होते रहते हैं, तो वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। लेकिन करेंसी के एक्सचेंज रेट पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, विनिमय दर स्थिर रहती है यानी एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहती है, या फिर मुद्रा का, ये डोमेस्टिक करेंसी की बात हो रही है, मुद्रा का मूल्य कम या फिर अवमूल्यन उसको बोलते हैं, डेप्रिशिएट करती है, या फिर मुद्रास्फीति पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेंसी डेप्रिशिएट करती है यानी उसका अवमूल्यन होता है। अब कैसे इसका डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी हमारा डेप्रिशिएट करेगा। डोमेस्टिक गुड्स जो है इस स्थिति में, यानी घरेलू जो वस्तु हैं, जो हमारे देश में वस्तु बन रही है, वो ज्यादा महंगा हो जाएगी कंपेयर टू फॉरेन गुड्स जो विदेश में बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट जो है वह लेस कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि फॉरेन डिमांड जो है, मतलब कि फॉरेन के गुड्स के डिमांड के वो बढ़ जाएंगे और कंट्री का जो, हमारे देश का जो गुड्स बन रहा है उसकी डिमांड घट जाएगी। तो इम्पोर्ट्स क्या है, वो चीपर हो जाते हैं, मतलब कि हमारी वैल्यू कम हो गई, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट बाहर से मंगवाना शुरू कर देंगे। और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी कि देश के अंतर्गत जो कंज्यूमर्स हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे और फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और डोमेस्टिक करेंसी का डिमांड घट जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, यानी कि करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा, डॉलर की प्राइसेस बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और हमारा देश का जो पैसा है वह कमजोर पड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एनएचबी रेसिडेक्स भारत में किससे संबंधित एक आधिकारिक सूचकांक है। तो ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है रेसिडेक्स, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है एनएचबी रेसिडेक्स। तो ये किस तरीके का एक ऑफिशियल इंडेक्स है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हाउसिंग प्राइसेस को डिक्लेयर करता है। तो ये जुलाई 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी द्वारा शुरू किया गया था। शुरू में बेसिकली ये देखिए सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए लाया गया था कि महाराष्ट्र में जो ये हाउसिंग प्राइसेस हैं उसको डिक्लेयर करता था कि महाराष्ट्र में इस एरिया में घर खरीदना क्या रेट चल रहा है, इस एरिया में क्या रेट चल रहा है। लेकिन बाद में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया और हर अलग अलग सिटी के ये हाउसिंग प्राइसेस को ये डिक्लेयर करता है रेसिडेक्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, डबल डिप रिसेशन किस परिदृश्य का वर्णन करता है। यहाँ बेसिकली डबल डिप रिसेशन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। क्या एक साथ दो देशों में होने वाली सुस्ती, या फिर एक सुस्ती जिसके बाद थोड़ा सुधार हो और फिर से सुस्ती आ जाए, वो होता है डबल डिप रिसेशन, या फिर थोक और खुदरा दोनों बाजारों में उच्च मुद्रास्फीति, या फिर ऑप्शन डी निर्यात और आयात दोनों में अचानक गिरावट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक सुस्ती जिसके बाद थोड़ा सुधार हो और फिर से सुस्ती आ जाए, फिर से रिसेशन आ जाए। यह तब होता है जब कोई अर्थव्यवस्था गिरावट से उभरती है। जैसे कि गिरावट यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, ये उभरना शुरू हो गया और पता चला कि वो फिर से गिर गई, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिप रिसेशन। ये सबसे खराब स्थिति होती है जिसके कारण क्या है, जो गहरी संरचनात्मक कमजोरियों और लंबे आर्थिक संघर्ष को संकेत देती है। बहुत ही खराब स्थिति होती है कि एक बार आप उभरे भी नहीं ठीक से और फिर से आप मंदी में चले गए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की संशोधित श्रृंखला के लिए आधार वर्ष क्या है। क्वेश्चन में बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स का रिवाइज्ड बेस ईयर पूछा जा रहा है। या 2004-05 था, 10-11, 11-12 या फिर 15-16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2011-12। ये बेसिकली मई 2017 में होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को 2011-12 में अपडेट किया गया था, और ताकि इससे जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे अन्य व्यापक आर्थिक संकेतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। अगर करंट से इसको रिलेट करके पूछे
तो देखिए बेस ईयर सभी चीज का चेंज कर दिया गया है, चाहे जीडीपी हो, सीपीआई हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स। करंट में अगर 2026 की हम लोग बात करें तो इसका बेस ईयर हो गया है 2022-23। ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा। लेकिन अगर पुराने से अगर पूछा जाए तो 2011-12 ही था। इसका मोस्ट प्रोबेबली अगर पूछेगा तो आपको करंट से रिलेट करके पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे संदर्भित करती है? तो यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछ रहा है। या सभी खाद्य वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति, तो ये तो कोर इन्फ्लेशन हो गया, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके बाकी सारे फैक्टर्स के जो इन्फ्लेशन होते हैं उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन, भोजन और ईंधन जैसे अस्थिर मंदों यानी अस्थिर जो घटक होते हैं सहित उपभोक्ता टोकरी पर आधारित कुल मुद्रास्फीति का आंकड़ा। ऑप्शन सी, शेयर बाजार में मुद्रास्फीति, या फिर केवल समाचार पत्रों में रिपोर्ट की गई मुद्रास्फीति, क्योंकि भैया ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जनता को रिपोर्ट किया गया एक कच्चा मुद्रास्फीति का आंकड़ा होता है। इसमें हर चीज शामिल होती है, जैसे भोजन और ऊर्जा की कीमतें भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में ये शामिल नहीं होती। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनमें ये दोनों चीज फूड और एनर्जी भी शामिल होते हैं, जो बार बार इसमें प्राइसेस जो होते हैं उसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको इंक्लूड किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किसी देश के निर्यात पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सपोज करिए इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारे देश के एक्सपोर्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि विदेशियों के लिए सामान सस्ता हो जाता है, या फिर निर्यात आय कम हो जाती है क्योंकि गुणवत्ता गिर जाती है, या फिर ऑप्शन सी, निर्यात योग्य वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करती हैं जिसमें मात्रा तो बढ़ती है लेकिन प्रति इकाई पर यूनिट जो वैल्यू है वह गिर जाता है, या फिर ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति के दौरान निर्यात प्रतिबंधित कर दिया जाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए मुद्रास्फीति आमतौर पर मुद्रा के अवमूल्यन की ओर ले जाती है, यानी करेंसी को ये डिप्रिशिएट कर देती है। तो एक कमजोर मुद्रा देश के माल को विदेशी खरीदारों के लिए उनकी अपनी मुद्रा में सस्ता बना देती है, और इसके कारण क्या होता है, निर्यात की मात्रा तो बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन पर यूनिट वैल्यू जो है वह कम हो जाता है क्योंकि हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। नायरू की अवधारणा यह सुझाव देती है कि बेरोजगारी की एक निश्चित दर पर, तो नायरू एक तरीके का इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है। यह बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी की कोई एक निश्चित दर है, उस पर क्या स्थिति होती है हमारी इकोनॉमी में? मुद्रास्फीति शून्य हो जाती है जब नायरू जैसी स्थिति होती है, या फिर मुद्रास्फीति स्थिर रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ती नहीं है, एक्सेलरेट नहीं करती है, विकास दर अपने उच्चतम स्तर पर होती है, या फिर करों को समाप्त कर देना चाहिए इस स्थिति में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस समय क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वह कांस्टेंट होता है, वह बढ़ता नहीं है। नायरू का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको आम भाषा में हम लोग समझे तो ये बेसिकली एक इकोनॉमी की वह अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जहां पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, मतलब कि उस पे इकोनॉमी सस्टेन कर जाएगी उतने अनएम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन अगर सरकार कोशिश करेगी कि भैया हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकोनॉमी में पैसा डालते हैं अपने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लेकिन वह परमानेंट नेचर का नहीं होगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है जिसपे कोई भी इकोनॉमी सस्टेन कर जाती है। सभी लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो उसमें क्या है, मुद्रास्फीति तो बढ़ते ही चली जाएगी भैया। अब चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर, जो कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का चैप्टर नंबर 6 था। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।